हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, आज सीटेट यूपीटेट 2020 के एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है बाल विकास एवं शिक्षा चैप्टर का पेडागोगी का विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध के बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन में पॉइंट लेके आया हूँ वो पॉइंट आपको एग्जाम के लिए बहुत मदद करेंगे। ये पॉइंट आपके सारे इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पॉइंट नहीं है, बस 30-35 पॉइंट है। इसलिए इन पॉइंटों को आप ध्यान से करिएगा, पूरा वीडियो देखिए स्टार्टिंग से एंड तक, स्किप मत करना कि ये पॉइंट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम मिलना मिलना है पॉइंट वाइज। इससे बाद कुछ भी नहीं, बात करते हैं, शुरू करते हैं चैनल को अपने एसआरएन क्लासेस। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट विजिट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता है और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके। टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। विकास की अवधारणा एवं इससे अधिगम का संबंध क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये पॉइंट वाइज है, ध्यान समझिएगा इसको। विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। जिसने प्रिपरेशन की है उसको अच्छे पता होगा इस बारे में। विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, ये आपको पता होगा, क्योंकि बचपन से जीवन गर्भधारण से लेकर जीवन पर्यंत तक विकास क्या होता रहता है। विकास और वृद्धि दोनों अलग पार्ट है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। वृद्धि एक समय रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत होता रहता है। मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, वृद्धि आपके एक समय के बाद रुक जाती है और विकास क्या है, वो जीवन पर्यंत होता रहता है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या कहता है, विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक होते हैं। चार पॉइंट आए, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक होते हैं। फिर समझ लीजिए, शारीरिक, सामाजिक और मानसिक और संवेगात्मक होते हैं, ये आपका सेकंड पॉइंट है। विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मानसिक संवेगात्मक होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट का। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। क्या होते हैं, विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं इसी टाइप के, तो यह ध्यान रखिएगा, विकास में होने वाले परिवर्तन कैसे होते हैं, वो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है आपको, विकास क्रम प्राणी को परिपक्व अवस्था प्रदान करता है। क्या करता है, विकास क्रम प्राणी को परिपक्व अवस्था प्रदान करता है, मतलब उसको परिपक्वता की तरफ ले जाता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दृढ़ शक्ति बढ़ती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है आपका, विकास परिपक्वता एवं और परिवर्तनों की श्रृंखला है। क्या है, विकास परिपक्वता और परिवर्तनों की श्रृंखला है, तो ये पॉइंट भी आप समझ लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ज़्यादा पॉइंट नहीं है, सारे पॉइंट क्लियर कर देते हैं। विकास को क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला कहा जाता है। क्या कहते हैं, विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है और पुरानी विशेषताओं की समाप्ति होती है। तो ये पॉइंट भी आप क्लियर हो गया। इसमें क्या है, इसके फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है और पुरानी विशेषताओं का समाप्ति होती है। तो 6 पॉइंट आप क्लियर हो गए होंगे। सात बढ़ते हैं अपने सातवें पॉइंट की तरफ। विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, रचनात्मक भी होते हैं और विनाशात्मक भी होते हैं। दोनों प्रकार के विकास में परिवर्तन है, मतलब आप सीधे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट आप समझ लीजिए। अगला पॉइंट देखिए, प्रारंभिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, पश्चात अवस्था में होने वाले परिवर्तन विनाशात्मक होते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। नाइन्थ पॉइंट क्या कहता है, रचनात्मक परिवर्तन प्राणी में प्रकट लाते हैं और विनाशात्मक परिवर्तन उसे वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। रचनात्मक परिवर्तन प्राणी में परिपक्वता लाते हैं, जबकि विनाशात्मक परिवर्तन उसे वृद्धावस्था की ओर ले आते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। मानव शरीर का विकास दो दिशाओं में होता है, मस्तकाधुमुखी विकास और निकट दूर विकास क्रम। पॉइंट को नोट कर लीजिए। मानव का शारीरिक विकास दो दिशाओं में होता है। पहला है मस्तकाधोमुखी विकास और दूसरा है निकट दूर विकास क्रम। अब ये क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। मस्तकाधोमुखी विकास सिर से पैर की ओर होता है। पॉइंट पूछा जाता है, सिर से पैर की ओर होता है। क्या होता है, मस्तकाधोमुखी विकास सिर से पैर की ओर होता है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भ्रूण अवस्था में पहले सिर का विकास होता है, बाद में धड़ और उस निचले भाग का विकास होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट के निकट की बात कर लेते हैं। निकट दूर विकास क्या है, निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले
केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, इसके बाद केंद्र से दूर के भागों में होता है। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अभी मैंने ऊपर बताया मस्तकानुमुखी और दूसरा क्या है, निकट दूर विकास क्रम। शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, उसके बाद केंद्र से दूर के भागों में प्रारंभ होता है। तो 13 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रिया करता है, इसके बाद विशेष क्रिया की ओर अग्रसर होता है। तो पॉइंट क्लियर हुआ। अगला पॉइंट देखिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विकास से कोई भी छूटेगा नहीं आज। पहले बालक का विकास दर और प्रतिमाओं में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। क्या है? प्रत्येक बालक के विकास दर और प्रतिमाओं में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, शरीर के विभिन्न अंगों में विकास की गति समान नहीं होती है। पॉइंट नोट करिए, शरीर के विभिन्न अंगों में विकास की गति समान नहीं होती है। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। 17 पॉइंट देखिए क्या कहता है। विकास, परिपक्वता और शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। क्या है? विकास, परिपक्वता और शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। तो ये पॉइंट भी आप समझ लीजिए। 18 पॉइंट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, बालक के विकास में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बालक के विकास में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संतुलित और पौष्टिक भोजन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन शरीर और मानसिक विकास में सहायक होते हैं। तो ये पॉइंट पता है। अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो क्या होगा, फिर आपको प्रॉब्लम होती है। पता होगा कितने जीवन के लिए प्रोटीन, वसा, खनिज लवण कितना इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए 19 पॉइंट। ये पॉइंट आपके सबसे अच्छा है और यहाँ से शुरू होता है अपना अगला सेकेंड पार्ट। बालक के विकास के प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? बालक के विकास के प्रभावित करने वाले तत्व पूछे जाते हैं आपसे वहाँ पे क्वेश्चन में, तो क्या आप इसका आंसर देंगे? तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए। बालक को प्रभावित करने वाले, विकास प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? कौन सा है? पहला है पोषण। दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका वृद्धि। ठीक है। तीसरा कौन सा है? तीसरा आपका यौन। चौथा कौन सा है? चौथा आपका अंतःस्रावी ग्रंथियां। पांचवा कौन सा है? क्वेश्चन का प्रजाति। तो 5 पॉइंट क्लियर हो गए आपको। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला देखिए, छठा क्या है? रोग एवं चोट। सातवां क्या है? घर का वातावरण कैसा है। ये सब बालक के विकास में प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ये उसको कुछ चोट लग गई, कोई रोग हो गया तो क्या होगा, वो सब इसके बालक को प्रभावित, विकास को प्रभावित करने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या कहता है? 8वां क्या है? पास पड़ोस का वातावरण। जैसा आपके पास पड़ोस का वातावरण होगा, मैक्सिमम केस में ऐसा ही होता है कि बालक का व्यवहार उसी टाइप का होने लगता है। इसलिए कहते हैं अच्छे वातावरण का निर्माण समाज का निर्माण है। चलिए अगला देखिए। अगला क्या है? विद्यालय का वातावरण। विद्यालय का वातावरण जब अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है बच्चों को अच्छी नॉलेज मिलेगी। अच्छा इन्वायरमेंट होने पर अच्छा नॉलेज मिलता है, ये आपको जानते ही हैं। इसलिए विद्यालय का वातावरण भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है उसके जीव विकास के लिए। सांस्कृतिक वातावरण उसका कैसा है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। शुद्ध वायु एवं प्रकाश। शुद्ध वायु भी एवं प्रकाश भी उसके लिए, जीवन के लिए उपयोगी है। अब बढ़ते हैं 20 नंबर पॉइंट। क्या 20 नंबर पॉइंट क्या कहता है हमारा? देखिए, शैशवावस्था शिशु के समायोजन की अवस्था कहलाती है। पॉइंट को नोट कर लीजिए। ठीक है। शैशवावस्था क्या है? शिशु के समायोजन की अवस्था कहलाती है। शैशवावस्था शिशु के समायोजन की अवस्था कहलाती है क्योंकि इस अवस्था में शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से निकलकर बाह्य वातावरण में समायोजन का प्रयास करता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो 20 नंबर पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। 21 की बात कर लेते हैं। विकास के क्रम में शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं के बारे में बात करते हैं। अभी आपने किया, अब देखेंगे कि 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अपरिपक्वता, ठीक है, पराश्रितता, संवेगशीलता, व्यक्तिगत भिन्नता। ये चारों पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है शैशवावस्था के, पूछे जाते हैं। विकास के क्रम में शैशवावस्था की मुख्य 4 विशेषताएं कौन सी है? पहला क्या है? अपरिपक्वता। दूसरा क्या है? पराश्रितता। दूसरा क्या है? संवेगशीलता। और चौथा पॉइंट क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता। तो ये चारों पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है? देखिए 22 नंबर। बचपना अवस्था की विशेषताएं होती हैं। क्या होती हैं? खतरनाक अवस्था, बचपन अवस्था, बालक को रोकना बहुत मुश्किल, खतरनाक अवस्था, अजीबोगरीब अवस्था, अजीबोगरीब अवस्था भी बोलते हैं। अगला पॉइंट कौन सा है? आत्मनिर्भरता की अवस्था। आत्मनिर्भरता की अवस्था, ये पॉइंट आपके लिए तीसरा पॉइंट इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, आत्मनिर्भरता की अवस्था। तो 22 पॉइंट के लिए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए चौथा पॉइंट क्या कहता है इसका?
उत्तरोत्तर वृद्धि का विकास, ठीक है। पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति होती है। बचपन मतलब बालक जो है वो कोई चीज़ बार-बार दोहराता रहता है, ये क्या है? पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति। आत्म केंद्रित व स्वप्रेमी, उसको अच्छे स्वप्न या आत्म जो चाहता है वो इम्पोर्टेंट लगता है उसको। अगला देखिए, नैतिकता का अभाव, नैतिकता का उसके अंदर अभाव होता है। अगला कौन सा है? अनुकरण की प्रवृत्ति, अनुकरण किसी चीज़ को रटने की प्रवृत्ति, अनुकरण करना, उसी को बार-बार दोहराना, अनुकरण की प्रवृत्ति। अगला कौन सा है? मानसिक प्रतिक्रियाओं के विकास में तीव्रता, सामाजिक भावना का उदय, सामाजिक भावना का उदय भी, ये भी आपके 10 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। ये आपका जो है, ठीक है, 23 नंबर पॉइंट क्या कहता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। पूर्व बाल्यावस्था को तीव्र विकास की अवस्था, स्कूल पूर्व की अवस्था, समूह पूर्व की अवस्था एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था कही जाती है। समझ में आ गया? पूर्व बाल्यावस्था को तीव्र विकास की अवस्था, पहला पॉइंट, स्कूल पूर्व की अवस्था, समूह पूर्व की अवस्था और जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था कही जाती है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। 24 नंबर देखिए, पूर्व बाल्यावस्था में बालक अपने क्रियाओं में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता है, वह स्वतंत्र रूप से अपने अनुसार कार्य करना चाहता है। पॉइंट क्लियर? पूर्व बाल्यावस्था में बालक अपनी क्रियाओं में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता है, वह स्वतंत्र रूप से अपने अनुसार कार्य करना चाहता है। तो 24 पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। 25 पॉइंट देखिए यहाँ पे आप, विकास के क्रम में उत्तर बाल्यावस्था को प्रारंभिक स्कूल की आयु, चुस्ती की आयु, गंदी आयु, समूह आयु, सारस अवस्था और नैतिक विकास की आदि आयु इत्यादि की अवस्था कही जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट देखिए, विकास के क्रम में किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। पॉइंट को नोट कर लीजिए, यह आपको पूछा गया एग्जाम में कई बार। विकास के क्रम में किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था कही जाता है, तो सुनहरी अवस्था कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। चलते हैं 27 क्वेश्चन के। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है? किशोरावस्था की बात कर लेते हैं हम। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या कहलाती हैं इसके बारे में आप देखिए। पहला पॉइंट क्या है? ये पॉइंट देखिए, यह परिवर्तन की अवस्था है। क्या है? यह परिवर्तन की अवस्था है। दूसरा क्या है? सेकेंड पॉइंट क्या है? इस अवस्था में विषम लिंगी भावना का विकास होता है। क्या होता है? इस अवस्था में विषम लिंगी भावना का विकास होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? इस अवस्था में बालक में कल्पना की प्रधानता होती है। क्या होती है? कल्पना की प्रधानता, कल्पना करना वो काफी ज्यादा करता है, तो कल्पना की प्रधानता भी कहते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? यह तनाव और परेशानी की अवस्था है। क्या है? तनाव और, यह अवस्था बालक में कल्पना की प्रधानता है। अगला देखिए, यह तनाव और परेशानी की अवस्था है। क्या है? तनाव और परेशानी की अवस्था भी इसको कहते हैं। तो किशोरावस्था आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। पांचवें पॉइंट देखिए, यह पूर्ण वृद्धि की अवस्था है। क्या? पूर्ण वृद्धि की अवस्था भी इसे कहते हैं। यहाँ पर वृद्धि पूर्ण हो जाती है किशोरावस्था में, और विकास और वृद्धि दोनों में अंतर है। इसके लिए मैं पॉइंट अलग से वीडियो बना दूंगा। विकास और वृद्धि दोनों अलग चीज हैं। अगला पॉइंट देखिए, यह आत्मनिर्भरता और व्यवसाय चुनने की अवस्था है। क्या है? आत्मनिर्भरता और व्यवसाय चुनने की अवस्था भी इसको कहते हैं। किसको? किशोरावस्था को। अगला पॉइंट देखिए 28 नंबर क्या कहता है? वृद्धि गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था चलती है। क्या है? वृद्धि जो है गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। ठीक है, तो यह पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। वृद्धि और विकास के बारे में बात कर रहे थे हम। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होते हैं। क्या होते हैं? लंबाई में बढ़ना क्या है? वृद्धि में परिवर्तन है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक परिवर्तन होते हैं। अगला पॉइंट देखिए 30 नंबर, वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं। क्या होते हैं? वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन भी होते हैं। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? रचनात्मक परिवर्तन वृद्धि में होने वाले परिवर्तन है। अब जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 22 नंबर, विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। क्या है? विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। ये पॉइंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार आ चुका है, इसलिए ये पॉइंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। 33 नंबर देखिए, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार निम्न कक्षाओं में शिक्षण खेल वृद्धि पर आधारित होते हैं। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार निम्न कक्षाओं में शिक्षण खेल वृद्धि द्वारा आधारित होते हैं।
तो 33 पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं 34 पॉइंट की तरफ। 34 पॉइंट क्या कहता है? विकास में वृद्धि का तात्पर्य है बालकों में सीखने, स्मृति, तर्क इत्यादि की क्षमता में वृद्धि होना। क्या है? विकास में वृद्धि का तात्पर्य है बालकों में सीखने, स्मृति तथा तर्क इत्यादि की क्षमता का विकास होना। और जो 35 पॉइंट है इसके बाद कर लेते हैं हम। गर्भ में बालक का विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। क्या है? गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन का समय लगता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और 37 पॉइंट जो आपका है वो क्या है? नवजात शिशु का भार 7 पाउंड का होता है। कितना होता है? सिर्फ 7 पाउंड का नवजात शिशु का भार होता है लगभग। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल एसआरएन क्लासेस। और मैं आपको इंपॉर्टेंट एक बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको आपको कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ईवीएस एंड बाल विकास, मैथमेटिक्स सारे वीडियो अवेलेबल है। होम पेज के नीचे देखिए, सारे वीडियो आपको अवेलेबल है, या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से भी अपने अकॉर्डिंग आप चूज करते हैं कौन सा वीडियो आपको देखना है। थैंक यू।